नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाली मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल बी बोर्ड, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कोविड-19 पर अपडेट से। देश में वर्तमान कोविड मरीजों की तुलना में लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिनों में इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है और स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.3% हो गई है। अब तक एहतियाती उपायों के कारण 24,67,000 से अधिक लोग इस इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 63,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल इन्फेक्टेड लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। डेथ रेट भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये डेथ रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। इस समय देश में इन्फेक्शन के 7,07,267 मरीज हैं। कल 1,059 लोगों की डेथ के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 59,449 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,20,000 से अधिक टेस्टिंग की गई और उसके साथ ही देश भर में अब तक 3,76,51,000 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। नेक्स्ट खबर है, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के द्वितीय चरण का नैदानिक परीक्षण कल से शहर के एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुरू हुआ। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार दिन में 1 बजे ये टेस्टिंग शुरू होने पर 2 लोगों को टीके लगाए गए। भारतीय विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय लालवानी ने बताया कि 5 वॉलंटियर्स पर कोविड और एंटीबॉडी टेस्टिंग की गई है। उनमें से 3 जो वॉलंटियर थे उनके एंटीबॉडी जो टेस्टिंग की रिपोर्ट जो थी वो सकारात्मक आई, इसलिए वे कल के परीक्षण के लिए अयोग्य हो गए थे। वहीं कल शुरू हुए परीक्षण में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला शॉट दिया गया और एक अन्य 48 ईयर्स ओल्ड वॉलंटियर को भी टीका लगाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि सभी में 25 उम्मीदवारों को अगले 7 दिन में वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट खबर है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना, उसने कल अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए कल से टेली कंसल्टेंसी जो सर्विस है वो शुरू की। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ यह सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य लाभार्थियों से अनुरोध मिले थे। शुरुआत में ये जो सेवा होगी वो दिल्ली एनसीआर के लाभार्थियों को ही उपलब्ध रहेगी। ये सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के बीच में उपलब्ध होगी। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। टेली कंसल्टेशन के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाएगा जिससे दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। नेक्स्ट खबर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई मेंस कराते समय पूरी एहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। परीक्षा हॉल की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक कमरे में 12 उम्मीदवारों से ज्यादा ना बैठे। उन्होंने कहा कि एक केंद्र में विद्यार्थियों के अलग समूह को अलग अलग समय आवंटित किया गया है तथा परीक्षकों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है। श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 दिनों में शहर समन्वयकों और प्रेक्षकों को मानक संचालन प्रक्रिया और विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे परीक्षा केंद्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का सख्ती से पालन कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया गया है तथा अगर दिशा निर्देशों का पालन किया गया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जेईई मेंस और नीट अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। नेक्स्ट खबर है, द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इसने केंद्र के सिविल पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। इससे पेंशन धारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजी लॉकर अकाउंट्स से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे। इस पहल से डिजी लॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशन धारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहुंचाने में देरी से बचा जा सकेगा।
यह सुविधा 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड महामारी के मद्देनजर विभाग ने लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। नेक्स्ट खबर है, किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास के अंतर्गत सरकार ने मधुमक्खी को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए 5 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत दुनिया के टॉप 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और एक दशक में देश में शहद का उत्पादन 242% और जो एक्सपोर्ट है वो 265% बढ़ा है। नेशनल बी बोर्ड जो है उसने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है उसके हिस्से के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए 4 मॉड्यूल भी बनाए हैं। इसमें देश भर में 30 लाख से अधिक किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट खबर है, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि उसे पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। अदालत ने कहा कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि रिजर्व बैंक का अब तक का रवैया उद्योगों की चिंता से जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ने जून में कहा था कि अगर ऋण अवधि के दौरान ब्याज माफ किया जाता है तो ऋणदाताओं को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। नेक्स्ट खबर है, नीति आयोग ने कल एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि ईपीआई 2020 जारी किया। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि विश्व के बाजार में भारत एक मजबूत निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईपीआई सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। नीति आयोग के सीईओ जो हैं अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि निर्यात तत्परता जो ये प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स है वो आंकड़ों पर आधारित एक प्रयास है जिससे देश में के विभिन्न हिस्सों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु की पहचान की जाएगी। ईपीआई से पता लगता है कि निर्यात विविधता, यातायात व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि ज्यादा जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, उनका जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे अच्छी रही। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को टॉप 3 जो पोजीशन है वो मिली है इसमें। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। डॉल्फिन मछली की एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है। यह प्रजाति तेजी से विलुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु हमारा ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उसे IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लुप्तप्राय घोषित किया था। अगली खबर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नाम आमंत्रित किए हैं। देश के प्रतिभावान बच्चों, व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी 2 श्रेणियां हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस से 1 सप्ताह पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दी जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करेंगे आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 27 अगस्त है। 27 अगस्त 1604 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई। 27 अगस्त 1783 को पहली हाइड्रोजन बैलून फ्लाइट जो कि मानव रहित थी वो 900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची। 27 अगस्त 1828 को उरुग्वे की स्वतंत्रता को मान्यता मिली। हालांकि इसकी स्वतंत्रता की जो घोषणा थी वो 25 अगस्त 1825 को ही हो गई थी। 27 अगस्त 1859 को एडविन ड्रेक द्वारा टिट्सविले के निकट पहला तेल का कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया। 27 अगस्त 1869 को पहली अंतर्राष्ट्रीय बोट रेस का आयोजन टेम्स नदी में किया गया। इसमें ऑक्सफोर्ड ने हार्वर्ड को हराया। 27 अगस्त 1870 को प्रसिद्ध समाज सेवी और ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता शशिपाद बैनर्जी ने कोलकाता में श्रमजीवी समिति की स्थापना की। 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्राकाटोआ वॉल्केनो में ज्वालामुखी उद्गार हुए और यह अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। इसकी जो फोर्स थी वो 1300 मेगाटन थी और इसके चलते लगभग 40,000 लोगों की डेथ हुई। 27 अगस्त 1896 को ब्रिटेन ने जंजीबार को मात्र 38 मिनट तक चले युद्ध में हरा दिया। यह इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। 27 अगस्त 1913 को स्वीडिश इंजीनियर गिडियोन सनबैक ने ऑल पर्पज जीपर के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया। 27 अगस्त 1913 को इंपीरियल रशियन एयर सर्विस के लेफ्टिनेंट प्योटर नेस्टेरोव ने
कीव में मोनोप्लेन उड़ाते हुए लूप यानी कि उड़ते हुए घेरा बनाया जाता है विमान द्वारा, उसका प्रदर्शन किया। ये किसी एयरप्लेन से की गई पहली कलाबाजी यानी कि एरोबेटिक मैनूवर थी। 27 अगस्त 1939 को जर्मन पायलट एरिक वास्ट जी ने मैंड जेट प्रोपेल्ड उड़ान भरी। इसके तहत उन्होंने हैंकेल ही 178 विमान उड़ाया। 27 अगस्त 1950 को कॉन्टिनेंटल यूरोप से किसी टीवी प्रोग्राम का पहला प्रसारण हुआ जिसे बीबीसी ने दिखाया। 27 अगस्त 1955 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहली बार प्रकाशन हुआ। ये बड़ी फेमस बुक है जिसमें बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उनको दर्ज किया जाता है। 27 अगस्त 1958 को माप तोल का मीट्रिक जो सिस्टम होता है उसको शुरू किया गया। 27 अगस्त 1962 को नासा ने मैरिनर 2 लॉन्च किया। ये मानव निर्मित ऐसी पहली वस्तु बनी जिसने 14 दिसंबर 1962 को किसी अन्य ग्रह यानी कि शुक्र के नजदीक से उड़ान भरी। ये एक फ्लाई बाय मिशन था। 27 अगस्त 1976 को मेजर जनरल गेरट्रूडे अली राम, जो कि भारतीय सेना की पहली महिला मेजर जनरल थी, उनको सेना मुख्यालय में पहली डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज नियुक्त किया गया। 27 अगस्त 1991 को मालडोवा एक कंट्री है, उसको सोवियत संघ से आजादी मिली। यह देश 2 अगस्त 1940 से यूएसएसआर का भाग था। 27 अगस्त 2003 को अमेरिका के अलास्का प्रांत के फेयरबैंक्स को बिजली उपलब्ध कराने के लिए विश्व की सबसे बड़ी बैटरी उसको प्लग इन किया गया। इस बैटरी ने 2000 स्क्वायर मीटर का स्थान घेरा और इसका वजन लगभग 1300 टन था। 27 अगस्त 2003 को ही मंगल ग्रह लगभग 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच गया। अगली बार यह घटना 2287 में देखने को मिलेगी। 27 अगस्त 2004 को एथेंस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया ने मेंस फील्ड हॉकी स्पर्धा में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। उसने नीदरलैंड्स को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। 27 अगस्त 2008 को बराक ओबामा ऐसे पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने जिन्हें अमेरिका के किसी मुख्य राजनीतिक दल यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया गया। 27 अगस्त 2015 को यूनान के राष्ट्रपति टोपोकिस पाउलोपोलस ने वसलीकी थेनो क्रिस्टोफिलो जो है उनको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया और इस प्रकार वह यूनान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 27 अगस्त 1770 को जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का जन्म हुआ। हिटलर जो थे वो इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित थे। 27 अगस्त 1869 को प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति दोराबजी जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ। भारत में स्टील फैक्ट्री लगाने का सपना सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। 27 अगस्त 1908 को प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिनको डॉन ब्रैडमैन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म भी हुआ। उसके अलावा 27 अगस्त 1908 को सेम डे अमेरिका के 36वें राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन का भी जन्म हुआ। 27 अगस्त 1976 को फेमस बॉलीवुड सिंगर मुकेश की डेथ हुई। उसके अलावा 27 अगस्त 1979 को भारत के अंतिम वायसराय लुइस माउंटबेटन की डेथ हुई। 27 अगस्त 2006 को फेमस फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी की डेथ हुई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।